हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम पुर्तगालियों के भारत आगमन के बारे में कि पुर्तगालियों का भारत पर क्या प्रभाव रहा। और ये वीडियो जो है इसमें पूरा का पूरा पुर्तगालियों के बारे में बताया गया है कि कब वो भारत आए, समुद्री मार्ग की खोज की और भारत में शासन स्थापित किया और उनके शासन का भारत पर क्या प्रभाव रहा। जहाँ तक बात करें समुद्री मार्ग की खोज की तो वो वास्को डी गामा ने की थी। उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, वास्को डी गामा के बारे में भी। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूरी इसी वीडियो में जो है पुर्तगालियों के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। साथ में मैं जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ या पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में, जिसमें हमने चर्चा करनी है पुर्तगालियों के बारे में। तो पुर्तगालियों का भारत आगमन में महत्वपूर्ण योगदान सिर्फ एक व्यक्ति का रहा था, और वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति थे वास्को डी गामा। और पुर्तगालियों की अगर बात करें तो पुर्तगाली जो थे वो फर्स्ट केम और लास्ट लीव यूरोपियंस थे, कि ये भारत में आने वाले पहले यूरोपियन थे और भारत से जाने वाले अंतिम यूरोपियन भी पुर्तगाली ही थे। ठीक है, तो पुर्तगालियों के भारत आगमन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो वास्को डी गामा ने किया है। वास्को डी गामा ने भारत के लिए जो है यूरोप से समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, यूरोप से समुद्री मार्ग, जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज की थी। और यह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वास्को डी गामा थे। इन्हें अरब सागर का नौसेनानी भी कहा जाता है और ईसाई धर्म का रक्षक व अन्वेषक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्होंने भारत की लगभग 3 बार यात्रा की। ठीक है, क्वेश्चन आता कि वास्को डी गामा ने भारत के लिए कितनी बार यात्राएं की, तो भारत के लिए 3 बार यात्राएं की इन्होंने। ठीक है, और भारत में जो पुर्तगाली शासन की नींव रखी गई वो इनकी खोज के, इनकी यात्रा के बाद ही रख दी गई थी। तो चलिए जानते हैं भारत में पुर्तगालियों के शासन के महत्वपूर्ण बिंदु विस्तार के साथ। बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की, कि जो भारत का समुद्री मार्ग था उसकी खोज से लेके आगे किस तरह से जो है शासन स्थापित किया, वो सभी पॉइंट इसी में डिस्कस किए जाएंगे। तो जो ये यात्रा थी वास्को डी गामा की, इसको जो है पुर्तगाली जो राजा थे उन्होंने जो है इसको क्या किया होता है, एक आर्थिक सहायता प्रदान की हुई थी। उन्होंने जो है इनको इकोनॉमिकली जो है वहाँ से सहायता दी थी, पैसे दिए थे यात्रा पे, इस अभियान पे आने के लिए। और ये आए कहाँ से थे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पुर्तगाल यहाँ पे है, यहाँ से चले थे ये। इनकी आने का जो क्रम है, आने का क्रम आपका इस तरह से है। देखो, वास्को डी गामा की जो समुद्री भारत यात्रा का क्रम है वो कुछ इस तरह से है, और यहाँ से होते हुए ये वापस यहाँ पे गोवा में पहुँच गए थे। ठीक है, तो ये केप ऑफ गुड होप, जो कि पॉइंट बिल्कुल अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप यानी कि यहाँ से होते हुए ये आए थे भारत की यात्रा पर। और जब ये यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर इनके गुजराती व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, गुजराती व्यापारी थे अब्दुल मजीद। इन्होंने जो है भारत के कालीकट पहुँचने में इनकी सहायता की थी। कई बुक्स में लिखा है कि ये पथ प्रदर्शक थे, लेकिन एक्चुअली में ये व्यापारी थे जो जिनका व्यापार का काम था, और वो व्यापार करने के लिए यूरोप व अफ्रीका जैसे देशों में आते थे। तो इन्होंने ही भारत के लिए यात्रा की लिए इनको अपने साथ लेके गए थे, क्योंकि वास्को डी गामा को मार्ग का पता नहीं था। और वास्को डी गामा फिर भारत कब पहुंचे? तो भारत पहुंचे ये 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट में। ठीक है, कालीकट में पहुंचे। क्वेश्चन आता है कि भारत में कहाँ पहुंचे? तो कालीकट में पहुंचे। कालीकट गोवा का भाग है। और अगर बंदरगाह पूछेंगे आपसे कि कौन से बंदरगाह पे पहुंचे, तो आपने लिखना है कप पकड़ावू बंदरगाह में पहुंचे थे। ये थोड़ा नाम थोड़ा सा अलग सा है, पढ़ने को थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसका नाम है कप कड़ाबू बंदरगाह। तो यहाँ पे ये उतरे थे और फिर कालीकट की ही एक बंदरगाह थी। ठीक है, इसका ध्यान रखना। और जो तत्कालीन उस समय हिंदू सम्राट थे गोवा के, उनका नाम था जमोरिन। एक्चुअली में जमोरिन जो है इनकी पैतृक उपाधि हुआ करती थी। तो जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया भारत में, और वास्को डी गामा ने यूरोप व भारत के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की। जैसे एग्जाम में हमने बुक्स में पढ़ा होता है कि भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने की। बट वो क्वेश्चन जो है वो गलत
पुट किया जाता है क्वेश्चन, जबकि ये होना चाहिए कि यूरोप और भारत के बीच जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किसने की। तो ये यूरोप या भारत के, या सिंपल कह सकते हैं भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की। तो ये खोज की है आपकी वास्को डिगामा ने। अगर उनकी यात्रा के क्रम की बात करें कि वो कहाँ से कहाँ को आए थे, तो वो पुर्तगाल से केप वर्डे द्वीप से होते हुए उत्माशा द्वीप, यानी कि उत्माशा अंतरीप कहा जाता है केप ऑफ गुड होप को, ठीक है, यहाँ पे पहुंचे थे। और यहाँ से हिंद महासागर से होते हुए, यहाँ जंजीबार से होते हुए और कालीकट की कप कड़ाबू बंदरगाह पर वो पहुंचे थे। और इस तरह से उन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट कब पहुंचे थे? 20 मई 1498 को पहुंचे थे, ठीक है। बात करते हैं अगले बिंदुओं की। आशा अंतरिप, जिसकी मैंने अभी भी आपसे बात की, यानी कि केप ऑफ गुड होप जिसको कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप जो है आशा अंतरिप, इसकी खोज जो है 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी, ठीक है। बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज की थी। और वास्को डिगामा भारत से मसालों को लेकर पुर्तगाल लौट गया, ठीक है। और भारत जमोरिन ने जो है, और भारत से व्यापारियों से वो मसाले लिए उसने कम कीमत पर, और उनको लेकर वो निकल गया अपने देश के लिए। तो पूरी उसकी जो यात्रा का व्यय था उसको निकालने के बाद भी उसे मसालों को बेचने से 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। अर्थात उसकी जो पूरा यात्रा का अगर हम खर्चा निकाल भी दें, जितना उसकी यात्रा आने जाने पे खर्चा आया, उसके बाद भी उसे मसालों को बेचने से 60 गुना अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय जो भारतीय व्यापार था वो एकदम पराकाष्ठा पर था, अपनी ज़ैनिथ पर था, और उसकी टक्कर का कोई भी देश जो है उस समय व्यापार के मामले में नहीं था, चाहे वो देशीय व्यापार हो या विदेशीय व्यापार हो। बात करते हैं अगले कुछ प्रमुख बिंदुओं की। तो वास्को डिगामा के पश्चात जो दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत आया था वो थे पेड्रो अल्वरेज क्रेवल, ठीक है। पेड्रो अल्वरेज क्रेवल 1500 ईस्वी में भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे, ठीक है, भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली थे। हम यहाँ भी कह सकते हैं कि यहाँ द्वितीय पुर्तगाली अभियान था। दोनों तरह से क्वेश्चन आता है कि भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली कौन थे, या भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में था। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट है। फिर 1502 में वास्को डिगामा पुनः वापस आए थे भारत में, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले कोचीन में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित की। पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित कहाँ हुई? कोचीन में हुई। किसने की? वास्को डिगामा ने की। वास्को डिगामा की ये दूसरी यात्रा थी और ये 1502 में यहाँ पे आए हुए थे। तो वास्को डिगामा के भारत आने से और भी पुर्तगालियों का भारत आने का क्रम शुरू हो गया। अगर बात करें कि पुर्तगाली भारत की तरफ को इतने उत्सुक क्यों थे, भारत की तरफ यात्रा करने के लिए इतने उत्सुक क्यों थे, तो सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करते हैं कि भारत आने के इनके दो उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था कि उस समय जो ट्रेड होता था वो सारा अरब और बेनिस के जो व्यापारी थे भारत के साथ व्यापारिक प्रभाव समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। जो अरब और बेनिस के व्यापारी थे उनके थ्रू यूरोपियन लोग जो है भारत की जो वस्तुएं थी उनको परचेज करते थे, जो कि उनको महंगी लगाते थे उन वस्तुओं को, अरब और वेनिस के जो व्यापारी थे, और इसलिए वो डायरेक्ट भारत के साथ ट्रेड करना चाहते थे। और दूसरा उद्देश्य था भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करना। दूसरा उद्देश्य क्रिश्चियनिटी को जो है वो इसका प्रसार करना था, क्रिश्चियनिटी का। तो ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य की बात करें तो ये भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। और जो यूरोप के बीच में जो अरब का हाथ था, अरब मतलब कि अरब के व्यापारी जो है यूरोप को सामान लेके जाते थे भारत का और उनको महंगी कीमतों पे बेचते थे। मतलब एक तरह से बिचौलिए का काम जो था उसको वो समाप्त करना चाहते थे, ठीक है। बात करते हैं पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण बिंदु रहता है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो व इंडिया भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1498 में हो चुकी है, जबकि कई सोर्सेज में इसकी स्थापना 1500 ईस्वी बताई गई है। कंपनी की स्थापना के बाद से ही पुर्तगालियों की भारत में जो वसने की क्रिया थी, अर्थात कोलोनाइजेशन और सेटलमेंट्स जो है वो शुरू हो चुका था। जैसे ही उन्होंने भारत की खोज की, उन्होंने भारत से व्यापार बढ़ाने के लिए यहाँ पे कोलोनाइजेशन शुरू किया, अपनी सेटलमेंट्स, अपनी बस्तियां बसानी शुरू की। और कंपनी की स्थापना के पश्चात कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु भारत में एक गवर्निंग बॉडी की आवश्यकता थी।
ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट पुर्तगाल से वो शासन चला सकते थे, पुर्तगाल से कंट्रोल कर सकते थे। तो वहीं पर ही पुर्तगाल के राजा की तरफ से गवर्निंग बॉडी की स्थापना की गई थी और इसीलिए पुर्तगाली सरकार ने गवर्निंग बॉडी के रूप में वायसराय के पद का सृजन किया। वायसराय भी लिखा होता है बुक्स में और गवर्नर भी लिखा होता है, बट अगर मोर एक्यूरेटली कहें तो वो गवर्नर का पद होता है, ठीक है। और इस पद का एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत में पुर्तगाली शासन को नियंत्रित करना, निर्देशित करना और इसका प्रसार करना, ठीक है। पूरी तरह से इसको कंट्रोल करना, इसको अगले लेवल तक लेके जाना और बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रख के ये गवर्नर के हाथ में ये सारी जिम्मेवारियां दी गई। और इसी के साथ भारत के साथ व्यापार बढ़ाना तो इनका उद्देश्य था ही था, लेकिन ईसाई धर्म का प्रसार करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनको पहला गवर्नर बनाया गया पुर्तगालियों का। कहाँ पे? भारत के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी सेटलमेंट, मेन सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे इन्होंने बस्तियाँ जो है वो बसाई थी। मेन सेटलमेंट की बात करें तो ये केरल में, केरल के कहाँ? कालीकट, कोचीन और कन्नूर में। दूसरी सेटलमेंट इन्होंने गोवा में की। तीसरी सेटलमेंट इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं बॉम्बे, बसीन और सालसेट, यहाँ पे की। और गुजरात में भी इन्होंने अपनी सेटलमेंट की, सूरत और भावनगर में। और मद्रास यानी कि चेन्नई के सेंट थॉमस में इन्होंने अपनी कोलोनाइजेशन किया, अपनी सेटलमेंट्स वहाँ पे की। बात करते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में कि उनके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या रहे। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जो है, सबसे पहले बात करते हैं कि उस समय जो पूर्वी जगत था वहाँ पर काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार होता था दूसरे व्यापारियों का, ठीक है। तो इसीलिए काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, मोनोपोली प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। दुर्ग मतलब फोर्ट की, किले की स्थापना की उन्होंने। फैक्ट्री पहले स्थापित कर ली थी, ठीक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को तैनात कर दिया गया और इनको जाना जाता है इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए, इनकी शांत जल नीति के लिए, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए इनको जाना जाता है। इस शांत जल नीति कहती क्या है? देखिए, इस नीति का लक्ष्य हिंद महासागर पर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित करना था, जिससे व्यापार शांतिपूर्ण हो सके। तब भारत के साथ पुर्तगाली संबंधों को व्यापार व वाणिज्य तक ही सीमित करना था। देखिए, इनका जो मेन उद्देश्य था वो था व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स को लेके। और व्यापार को ये शांतिपूर्ण रखना चाहते थे कि, और साथ में ये भी चाहते थे कि सिर्फ उन्हीं का ही भारत के साथ व्यापार रहे और बाकी अगर कोई व्यापार करना चाहेगा भारत के साथ तो वो उनके थ्रू हो, ठीक है। इस तरह की इनकी जो थी वो पॉलिसी थी। बात करते हैं अल्मेडा के अन्य कार्यों के बारे में, तो उसमें सबसे जो फेमस है वो आता है चौल का युद्ध। चौल का युद्ध जो है वो 1508 में हुआ था और ये युद्ध जो है फ्रांसिस्को अल्मेडा वर्सेस 3 महत्वपूर्ण शासकों के बीच में हुआ था। तो ये 3 शासक कौन थे? एक थे गुजरात का महमूद बेगड़ा, दूसरे मिस्र की सेना थी, तीसरे तुर्की सेना थी। ये मिस्र और तुर्की की सेना क्यों थी? क्योंकि पहले व्यापार यूरोप के साथ अरब के माध्यम से होता था, यानी कि मिस्र और तुर्की देशों के माध्यम से होता था, या यहाँ के लोग जो है वो भारत की चीज़ें खरीद के यूरोप में महंगे दामों पे बेचते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि जो पुर्तगीज़ है, यूरोपियंस है, वो डायरेक्टली जो है भारत के साथ ट्रेड करे। तो ये युद्ध हुआ चौल का युद्ध। और जो अरब सागर है उसमें इनका एक छत्र राज होता था मिस्र और तुर्की का, खासकर तुर्की का, तो उसको पराजित किया, उसको उनके साथ चौल का युद्ध हुआ। तो 1508 में अल्मेडा ने जो है संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को, के तीनों मुस्लिम शासक थे, ठीक है, गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये तीनों मुस्लिम नौसैनिक बेड़े थे, मतलब नेवी थी इनकी। और पुर्तगालियों ने जो है अल्मेडा के नेतृत्व में गुजरात के चौल नामक स्थान पर युद्ध लड़ा, लेकिन वे संयुक्त सेनाओं से पराजित हो गए। देखो, 1508 में पराजित हो गए, लेकिन अगले ही वर्ष अल्मेडा ने 1509 में इसी संयुक्त नौसेना बेड़े को दीव की लड़ाई में हरा दिया, ठीक है। अगले ही वर्ष देखो पासा पलट दिया एकदम इन्होंने। 1508 में तो ये हार गए, लेकिन 1509 में ये जो कॉन्फिडेंस में आ गए थे गुजरात और मिस्र और तुर्की की सेनाएं, इनके जो हाई कॉन्फिडेंस इनको आ गया था उसका फ़ायदा उठाकर इन्होंने इनको हरा दिया। और इससे हिंद महासागर में जो पुर्तगालियों की स्थिति थी वो और स्ट्रांग हो गई, ठीक है। और इनकी जो वाटर पॉलिसी थी, सामुद्रिक नीति थी, उसको इन्होंने और इम्पोर्टेंस दी। तो इस तरह से बात करें तो पुर्तगाली सरकार की तरफ से भी निर्देश दिया गया कि भारत में वो
अधिक से अधिक कॉलोनाइजेशन करे, ठीक है, और ऐसे फोर्ट्स का निर्माण करे जिनका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा होना नहीं है, बल्कि भारत में जो पुर्तगाली व्यापार है उस पर भी कंट्रोल बनाए रखना है। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ एक्सपेंशन में लगे रहें और उधर से व्यापार हाथ से चला जाए। तो उनको एक्सपेंशन भी करना है, साथ में ट्रेड पर भी एक तरह से मोनोपोली कायम रखनी है, ठीक है। इसके पश्चात बात करते हैं दूसरे गवर्नर जो कि यहाँ पे आए। दूसरे गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर रहे हैं। ये भारत में दूसरे सेकंड नंबर के पुर्तगाली गवर्नर थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति को स्थापित करने का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हें, ठीक है, कि सबसे स्ट्रांगली भी कह सकते हैं। और जो पुर्तगाली शासन था उसको स्ट्रांगली एस्टेब्लिश किया था इन्होंने भारत के अंदर। और इन्होंने अपना जो पुर्तगाली शासन था उस पुर्तगाली शासन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय बनाया कोचीन को। और इसके पश्चात 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया, ठीक है। 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया और जिसे दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट, जो दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट रहा, उस पर जो पुर्तगाली नेवी है उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। उसके पश्चात 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया की जो महत्वपूर्ण मंडी होती थी मलक्का, जिसे हम वर्तमान में मलक्का जल संधि के नाम से जाना जाता है, उस समय इसको मलया प्रायद्वीप भी कहा जाता था। तो जो मलक्का वाली मंडी थी इसको उन्होंने अपने नियंत्रण में ले लिया अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ठीक है। उसके बाद 1515 में फारस की खाड़ी, जो कि हिंद महासागर का एक विस्तार है, फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, उस स्ट्रेट पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। देखो इनका अरब की तरफ भी काफ़ी, फारस की तरफ यानी कि अरब जो देश थे उस तरफ भी इन्होंने अपना नियंत्रण किया, स्थापित किया और अपना राज्य एक तरह से विस्तार किया। और जो दमन व दीव हैं उनको इन्होंने पुर्तगाली केंद्र बनाया, उस तरफ नियंत्रण रखने के लिए। जो आपके पश्चिमी तट हैं, उस जो बंदरगाह हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए। साथ में अल्बुकर्क को जाना जाता है कि इन्होंने पुर्तगालियों को कहा कि वो भारतीय स्त्रियों से विवाह करें और जितने भी उनके साथ पुर्तगाली अधिकारी थे या पुर्तगाली व्यक्ति भारत यात्रा पे आए थे, उन्हें भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया और इसी माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार भी करवाया। साथ में महत्वपूर्ण रूप से इन्हें जाना जाता है, इन्होंने सती प्रथा पर भी गोवा वाले क्षेत्रों में प्रतिबंध लगवाया, ठीक है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। तो अगर सिंपली क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में, एक तो आता है कि सती प्रथा कब समाप्त हुई, किसके समय में हुई। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस तरह से आता है एसएससी में कि भारत में सबसे पहले सती प्रथा पर किस यूरोपियन ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले लगाया था प्रतिबंध, ठीक है। उसके बाद पश्चात बात करते हैं 1515 में भारत के प्रथम चर्च का निर्माण गोवा में किया गया और इस चर्च का नाम रखा गया सेंट जेवियर। 1515 में, तो ये भारत का पहला चर्च था, सेंट जेवियर चर्च गोवा में। उसके पश्चात बात करते हैं 1518 में इनके समय में पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू की। देखो इन्होंने एक्सपेंशन की कोशिश की, अपने राज्य विस्तार का प्रयास किया बुकर्क के समय में। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण गवर्नर जो रहे इनके, वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के समय में जो मुख्यालय था उसको कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? 1530 में किया गया और गोवा को पुर्तगाली राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया गया। और साथ में कुन्हा ने सेंथोमी हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। सेंथोमी उस समय चेन्नई को, हुगली बंगाल में, यहाँ पर पुर्तगाली बस्तियों को स्थापित किया। 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया और भारत में पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। पहले देखो ये पश्चिमी और दक्षिणी समुद्री तट तक सीमित थे, लेकिन उन्होंने पुर्तगाली जो कमर्शियल जो ट्रेड था, कॉमर्स और ट्रेड था, उसको इन्होंने पूर्वी समुद्री तट की तरफ भी फैलाया। पश्चिम भारत के बम्बई, चौल, दीव, साल्सेट और बसीन नामक क्षेत्र पर पुर्तगाली वायसराय जोवा डी कैस्ट्रो द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। अलग से वायसराय इनके बाद जोवा डी कैस्ट्रो, उनके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। और भारत में प्रथम पादरी फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन हुआ। देखिए भारत आने वाले प्रथम पादरी थे फ्रांसिस्को जेवियर का आगमन हुआ और अन्य पुर्तगाली गवर्नर जो थे वो अल्फांसो डिसूजा थे, जिनके समय में फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए थे।
1542 से 1545 के समय में। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु की, तो पुर्तगाली एशियाई देशों से व्यापार के लिए भारत में अवस्थित नागपट्टनम बंदरगाह का प्रयोग करते थे। जो पूर्वी एशियाई देश थे उनके साथ व्यापार करने के लिए किस बंदरगाह का प्रयोग करते थे? नागापट्टनम का प्रयोग करते थे। और कोरोमंडल के तट पर जो कि आपकी यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, कोरोमंडल के तट पर मसूलीपट्टनम और पुलिकट शहरों से वस्त्रों को एकत्रित करके उनका निर्यात करते थे। कोरोमंडल तट की बंदरगाह मसूलीपट्टनम और पुलिकट से ये वस्त्रों का एक्सपोर्ट करते थे, निर्यात करते थे। उसके पश्चात पुर्तगालियों ने चटगांव, जो कि अब ढाका में है, यानी कि ढाका मतलब कि बांग्लादेश में है, चटगांव के बंदरगाह को महान बंदरगाह की संज्ञा दी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। देखो, एक जेवियर वाला क्वेश्चन आया हुआ है पहले, एक ये आपका महान बंदरगाह वाला क्वेश्चन पहले आया हुआ है, और राजधानी कब बनाया गया ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, औपचारिक राजधानी। और गोवा हेडक्वार्टर स्थानांतरित किया गया गोवा का 1530 में। ये क्वेश्चन पहले भी यहाँ से आए हुए हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या रहे। देखिए, पुर्तगालियों के पतन के भी कारण रहे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने शासन बहुत लंबा किया। हाँ, उस समय थोड़े क्षेत्र होने के कारण, कम क्षेत्र होने के कारण इनका शासन 100 वर्षों से ज़्यादा चला, लेकिन उसके बाद नहीं ये आगे कैरी ऑन कर पाए। तो पहला बिंदु के बारे में बात करते हैं, पुर्तगालियों का लगभग 100 साल तक भारत के साथ एकाधिकार रहा। देखिए, ये व्यापार के विषय में बात हो रही है कि 100 साल तक भारत के साथ व्यापार में एकाधिकार रहा, लेकिन पुर्तगालियों को लगातार मुगलों, मराठों और अन्य जो विदेशी आए उस समय भारत में, उनसे हार का सामना करना पड़ा। बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, 1612 ईस्वी में बैटल ऑफ स्वालीहोल हुई। बैटल ऑफ स्वालीहोल में सूरत में हुई ये। पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया सूरत में बैटल ऑफ स्वालीहोल के बाद, यानी कि इसमें पुर्तगालियों की हार हुई। फिर 1641 में मलक्का दुर्ग, जो मलक्का प्रायद्वीप था, उस पर कब्जा किया हुआ था, उसको पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। डच जो थे, डचों ने छीन लिया, हॉलैंड से आए हुए थे डच, उन्होंने छीन लिया। उसके बाद 1632 में शाहजहां ने हुगली को पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्र से छीन लिया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला, शादियों के माध्यम से जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना, क्योंकि इनकी काफ़ी शिकायतें मुगल दरबार में आ रही थी धर्मांतरण की। दूसरा, इन्होंने जो हज के यात्री थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, क्योंकि मुस्लिम होने के कारण शाहजहां ने इनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की और हुगली को इनसे मुक्त करवा लिया। फिर 1659 में श्रीलंका में पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था, वो भी इनके अधिकार से बाहर चला गया। फिर 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीत लिया। पुर्तगालियों को भारत से एक तरह से निर्णायक रूप से इन्होंने बाहर कर दिया, मालाबार के सभी दुर्गों को जीतकर। उसके पश्चात 1668 में औरंगजेब ने चटगांव से समुद्री लुटेरों का सफाया कर दिया। देखिए, पुर्तगाली काफ़ी, मतलब जो समुद्री लुटेरों का मतलब कि पायरेट्स के रूप में जाने जाते थे। तो जो बांग्लादेश ढाका वाला क्षेत्र था, वहाँ चटगांव से औरंगजेब ने इनको खदेड़ दिया। उसके पश्चात मराठों के साथ इनका विवाद हो गया, तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने सालसेट और बसीन पर कब्जा कर लिया। सालसेट और बसीन महाराष्ट्र के क्षेत्र थे। और पुर्तगाल एक देश के रूप में इतना छोटा भी था कि वो अपने देश से दूर स्थित व्यापारिक कॉलोनी के भार को वहन नहीं कर सकता था। ये भी एक रीज़न था इनके डेक्लिनेशन का, इनके पतन का। और इनकी समुद्री डाकुओं के रूप में प्रसिद्धि थी उस समय, जिससे जो स्थानीय शासक थे उनको इनके एक्सपेंशन से काफ़ी डर लगता था। तो उन्होंने इनके अगेंस्ट जो है एक एनिमिटी रखी, शत्रुता का भाव रखा और इनको आगे बढ़ने नहीं दिया। दूसरा अगला पॉइंट जो है, पुर्तगालियों की कठोर धार्मिक नीति रही, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों से दूर कर दिया गया। ये जो है लिबरल्स की तरह नहीं आए थे। इन्होंने अपने धर्म को क्रिश्चियनिटी के एक्सपेंशन के लिए जो है वो मतलब ज़बरदस्ती भी की लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। तो ये भी एक रीज़न रहा। और इसके अतिरिक्त बात करें तो डच और ब्रिटिशों के भारत आगमन से भी पुर्तगालियों के पतन में योगदान रहा। और महत्वपूर्ण रीज़न जो है ब्राज़ील की खोज की हुई। और उस समय ब्राज़ील की खोज की पुर्तगालियों ने, तो इनका पूरा ध्यान जो है ब्राज़ील की तरफ हो गया और वहाँ पे इन्होंने अच्छे से शासन अपना स्थापित किया। तो उन्होंने भारत की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो ये भी एक रीज़न रहा। और केवल गोवा, दमन, दीव तक जो है, इन तीनों क्षेत्रों में 1961 तक, यानी स्वतंत्रता के बाद भी इन तीनों क्षेत्रों में, भारत आज़ाद होने के बाद भी 1961 में ये क्षेत्र भारत में शामिल किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पुर्तगालियों की क्या देन रही, क्या इंपॉर्टेंस रहा पुर्तगीज रूलिंग का, पुर्तगीज के शासन का भारत में।
तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इन्होंने भारत में तंबाकू की कृषि शुरू की। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। साथ में तंबाकू तो हमने बुक्स में पढ़ा होता है, लेकिन साथ में अगर बात करूँ तो इन्होंने आलू, भिंडी, मूंगफली, अनानास, फूल गोभी, टमाटर, हरी मिर्च, रसभरी, पपीता, इन सब की खेती जो है भारत में आरंभ की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तट पर जो है क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है कैथोलिक, उसका काफ़ी प्रसार किया। तो भारत में कैथोलिक लोगों की संख्या भी बढ़ी। तीसरा बिंदु है 1556 में गोवा में भारत की पहली जो है वो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई। ठीक है, पहली प्रिंटिंग प्रेस। भारत में इससे पहले प्रेस का कोई भी रोल नहीं रहा है, तो ये पहली प्रिंटिंग प्रेस थी और इसका मेन उद्देश्य था टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी को प्रसार करना। तो इसमें पहली जो मुद्रित पुस्तक थी इस प्रिंटिंग प्रेस में वो थी सेंट पीटर्स चरित्रा इन मराठी। तो मराठी में उसको क्या किया गया था, उसको एक तरह से ट्रांसलेट करके मराठी में छापा गया था, मुद्रित किया गया था। उसके पश्चात बात करते हैं द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, पहला वैज्ञानिक कार्य था जिसका प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा में किया गया इस प्रेस के जरिए। द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स, एसएससी में पूछा गया है काफ़ी बार। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले आयात निर्यात पर एकाधिकार स्थापित किया था उस समय, थोड़े समय के लिए, लगभग एक शताब्दी के लिए। अगर अंग्रेजों से उनकी तुलना करें तो ये कम बैठता है। उन्होंने यहाँ पर एक कॉर्टस आर्माडा कारवां सिस्टम शुरू किया था। इसके अंतर्गत क्या होता था कि हिंद महासागर का प्रयोग करने वाले जितने भी जहाज थे, वो चाहे भारतीयों के जहाज हो या दूसरों के जहाज हो, उनको शुल्क अदा करना पड़ता था। पुर्तगालियों शुल्क मतलब उनको परमिट देना पड़ता था, कॉर्ड्स देने पड़ते थे। भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया था। अगर कोई परमिट नहीं लेता था, मतलब कि उनको पैसे नहीं देता था, कॉर्ड्स नहीं लेता था, तो वो उनको संरक्षण प्रदान नहीं करते थे और उनको नुकसान भी पहुंचाते थे। जैसा मैंने पहले कहा कि ये पायरेट्स के रूप में काफ़ी जाने जाते थे, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रहा इनके द्वारा कार्य, आर्मेडा काफिला पद्धति। और भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश करने से वर्जित कर देते थे ये। तो पुर्तगालियों ने शुल्क लेकर छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को संरक्षण भी प्रदान किया और जिन जहाज़ों को परमिट प्राप्त होता था उन्हें गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। देखिए, गोला बारूद और काली मिर्च उस समय काफ़ी लाभदायक व्यापार होते थे, उनसे काफ़ी अर्निंग होती थी। तो इन दोनों व्यापार के ऊपर उन्हें अपनी क्या बना के रखी हुई थी, मोनोपोली बना के रखी हुई थी। उसके बाद बात करते हैं मुगल सम्राट अकबर को भी पुर्तगालियों से कॉर्ड्स लेना पड़ा था। तो वो भी एक, क्योंकि उस समय इनका आधिपत्य था, पश्चिमी जो हमारे बंदरगाह थे वहाँ से ट्रेड करने के लिए अकबर को भी इनसे परमिट लेना पड़ा था। नेक्स्ट रीजन है भाई, भारत और एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। और मुगल शासक अकबर के दरबार में 2 पुर्तगाली ईसाई पादरी गए थे, एक मॉन्सरेंट और एक फादर एकाबीवा। मॉन्सरेंट और एक फादर एकाबीवा का आगमन हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। उसके बाद इन्होंने भारत में गौथिक वास्तुकला की शुरुआत की। गौथिक वास्तुकला की यूरोपियन शैली है जिस कंस्ट्रक्शन की, जिसमें गौथिक जिसको नाम दिया जाता है, गौथिक, न्यू गौथिक, ऐसी अलग अलग शैलियाँ, बट गौथिक ज़्यादा प्रचलित रही है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो ये थी आपकी आज की वीडियो कि किस तरह से भारत में पुर्तगाली आए, अपना राज्य स्थापित किया और किस तरह से इनका पतन हुआ और भारत में इनके शासन की क्या क्या इंपॉर्टेंस रही। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें वीडियो पे कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, और साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।